सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय हमारा हो गया आज का सामाजिक विज्ञान और ये हमारा पाठ नंबर 2 है और ये कार्यपत्रक संख्या 13 और आज की तिथि हमारी 9/11/2020। आज का दिन है हमारा सोमवार। कौन सा दिन है बेटा? सोमवार। तो सभी बच्चे इस तरह से लिखेंगे और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे अपने नाम लिखकर यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखें। तो आज के वर्कशीट का टॉपिक है हमारा कंपनी का फैलता शासन। कैसे कैसे ब्रिटिश जो कंपनी थी तो उन्होंने धीरे धीरे कैसे भारत में अपना शासन जमाना शुरू कर दिया। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपने अब तक देखा कि कैसे कैसे अंग्रेज जो मुग़ल साम्राज्य का जैसे जैसे पतन हो गया और जब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद धीरे धीरे कैसे अंग्रेज़ों ने भारत देश में अपना फूट डालो और राज करोनी की नीति का चालन करते हुए और कैसे कैसे भारतीय शासकों में फूट डाल डाल के और अपना शासन जमाना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं बक्सर की लड़ाई जैसे 1757 में तो प्लासी का युद्ध हो गया था पिछली वर्कशीट में हमारी में। ठीक है बेटा, 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ तो उसमें जो नवाब सिराजुद्दौला था वो हार गया था अंग्रेजों से। तो धीरे धीरे बंगाल की नवाबगिरी किन के हाथों में आ गई? अंग्रेजों के हाथों में आ गई। अब देखते हैं आगे 1764 के बाद जो कंपनी थी, जो अंग्रेजों की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उन्होंने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, जो राजनीतिक कंपनी के जो लोग थे तो उनको क्या कहा जाता? रेजिडेंट कहा जाता था। उन्होंने उनको तैनात कर दिया कि भाई वो उनकी कर व्यवस्था की वसूली करे और उनकी देखभाल करे। उनका काम कि जो अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी उनके हितों की रक्षा करना और उनको आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से यहाँ पे थोड़ी वर्कशीट में है, रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल करने लगे। अब धीरे धीरे जब देखा कि उन्होंने कोई भी भारतीय शासक इतना मजबूत नहीं था कि वो अंग्रेजों का डट कर मुकाबला कर सके, तो अब उन्होंने जो रेजिडेंट होते थे उन्होंने क्या, जो भारत के जो भी कार्य होते थे राजनीतिक मामले या सीमाबंदी किलेबंदी करना और किसी के सभी कार्यों में उन्होंने दखलंदाजी देना शुरू कर दिया था कि अगला राजा कौन होगा। कि जैसे कोई भी राजा के जैसे राजा नहीं है और उसके बेटे भी नहीं है तो उन सबको वो सबको चुनना पसंद करना, तो ये सब किसने किसके अंडर कंपनी ने दे दिया? रेजिडेंट के माध्यम से दे दिया। किसको कौन सा पद पे बिठाया जाएगा ये चीज़ भी कंपनी के अधिकारी तय करना चाहते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने सभी कार्य होते थे राज्यों के अंदर तो उन पे सब पे अधिकार जमाना शुरू कर दिया और अपनी मनमानी करने लगे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि थोप दी। जैसे जैसे कोई राजा अपनी रियासत की रक्षा नहीं कर सकता था तो उन्होंने क्या कर दिया कि वो अंग्रेज़ों से संधि कर ले कि भाई वो उसके राज्य की भारी आक्रमणों से रक्षा वो करेंगे। तो उन्होंने सहायक संधि भी कई राजाओं के साथ कर दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का कोई अधिकार नहीं रहता था। अब इस जो सहायक संधि पे जो भी हस्ताक्षर कर देता था तो जो भी रियासत या राजा होता था तो उसको अपनी कोई सेना नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पे किसकी सेना होने लगी? धीरे धीरे अंग्रेजों की सेना होने लगी। उसी कंपनी की तरफ से उसे राजा को सुरक्षा मिलती थी। इसे सहायक सेना का रख रखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को क्या देते थे? भारतीय शासक कंपनी को क्या देते बेटा? उसको रकम देते थे, भाई वो उसके राज्य की रक्षा करे। तो अंग्रेजों ने अपनी सेना के लिए खर्च व्यवस्था की व्यवस्था भी वहीं से कर ली। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती। अब जैसे कोई भी राजा अपनी जनता की खाना पूर्ति करने के लिए उस कंपनी की अगर सेनाओं को रकम नहीं दे पाता था तो वो क्या करती थी? पूरे इलाके को जो अंग्रेजों की सेना थी वो कब्जे में कंपनी के माध्यम से कब्जे में कर लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था तो उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया। अब उदाहरण के लिए कि जब अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था रिचर्ड वेलेजली, इसको याद रखेंगे, उन्होंने 1801 में अवध के नवाब को
आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि वो उनको रकम नहीं दे पाए, तो इसलिए उन्होंने आधा इलाका अपने कब्जे में कर लिया। क्योंकि वो सहायक सेना की रकम अदा करने से चूक गए थे, इसी के आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके अंग्रेजों ने क्या कर लिए, भारतीय राजाओं से छीनने लगे। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे सभी जगह अपने पड़ाव शुरू कर दिया। आप देखते हैं आगे। सीधी लड़ाई। आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और हितों की खतरा का दिखाई दिया, तो उन्होंने कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। कि क्योंकि भारतीय राजाओं के पास अब सेना तो होती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जो भी राजा उनसे बगावत करता था, तो कंपनियों ने अपने हितों और रक्षा के लिए धीरे धीरे सीधी लड़ाई अब लड़ी। जैसे मैसूर का टीपू सुल्तान। सबसे पहले कौन था? मैसूर का टीपू सुल्तान। बेटा ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका हैदर अली 1761 से 1782 और उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान। कि हैदर अली का कौन था? उनका पुत्र टीपू सुल्तान, जिन्होंने 1782 से लेकर 99 तक शासन किया। जैसे शक्तिशाली शासकों ने नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हुए। ये राजा हुए जिन्होंने अंग्रेजों को क्या कर दिया, कर वर देने से मना कर दिया। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ कंपनी से काली मिर्च इलायची खरीदी थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी की काली मिर्च और इलायची को क्या कर दिया, उन्होंने अंग्रेजों को देने से मना कर दिया। सुल्तानों ने स्थायी सौदागरों को कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। उन्होंने अंग्रेजों के साथ नहीं होकर किसके साथ हो गया, वो फ्रांस के शासकों के जो व्यापारी थे उनके साथ हो गया। उन्होंने उसकी मदद के लिए सेना को आधुनिकरण, मतलब उन्होंने सेना का निर्माण करना शुरू कर दिया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज क्या हो गए, नाराज हो गए, और मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार 1700 ये तारीख दी हुई। तो इनमें इनकी लड़ाई हुई। तो अंत में जाके उन्होंने श्रीरंगमपट्टम की जंग में टीपू सुल्तान मारे गए। तो अंत में क्या हुआ, 1799 में उनका युद्ध हो गया, जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए। अब मैसूर का राजकाज पुराने वीडियोग्राफर राजवंश के हाथों में सौंप दिया, और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि का अधिकार अंग्रेजों ने क्या कर दिया, थोप दिया। कि भाई इसका कोई अपराध नहीं है, तो इसके शासक नियंत्रण हम हो गए। तो इस तरह से उन्होंने सहायक संधि अपनाई। फिर उन्होंने अंग्रेजों ने मराठों से लड़ाई की। 18वीं शताब्दी के आखिर से मराठे काफ़ी ताकतवर काबू रखने के लिए सोचने लगे। कि जे धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी शासन शक्ति है, मराठों की। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना भी क्या हो गया, चूर चूर हो गया। कौन से सन में? 1761 में। ठीक बेटा। उन्होंने कई राज्यों में बांट दिया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा मंत्री के अंतर्गत है, जिसे हम राज्यमंडल के सदस्य भी थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था, और पुणे में वो रहता था। जो पेशवा होता था वो इन सभी का क्या होता था, मुख्य होता था। महा महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 मराठा योद्धा शासक राजनीतिक थे। कि इनको हमें याद रखना है। एक के बाद कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा युद्ध 1803 और 5 के कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका भी नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा, यमुना के जो उत्तर में आगरा, दिल्ली सहित कई भूभागों पर क्या हो गया, कई भूभाग पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, जिससे मराठा शक्ति खत्म हो गई थी। अंततः 1817 और 19 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में अंग्रेजों की जो मराठाओं की ताकत थी पूरी तरह को क्या हुआ, कुचल दिया। इस पर तरह से सब जगह अंग्रेजों का अधिकारी हुआ। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर रख दिया। भाई उसको हटाकर अब क्या कर दिया, पेंशन के तौर पर आपको पेंशन दे दी जाएगी, आप कोई राजा वाजा नहीं हो। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भाग पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। ठीक है बेटा। तो कैसे कैसे उन्होंने पहले भाई बक्सर की लड़ाई लड़ी, फिर उन्होंने मैसूर का जो टीपू सुल्तान था उसके साथ लड़ाई लड़ी, फिर मराठों के साथ धीरे धीरे उन्होंने लड़ाई लड़ी। इस तरह से बेटा धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत देश पे क्या कर दिया, अपना पूरा कब्जा कर लिया। तो ये क्वेश्चन है, तो इनको हम देख लेंगे। 4 क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया? अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे? मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन होते थे? और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार अपने अधीन में किया था?
ओके बेटा, तो इसके आंसर हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय प्रस्ताव पर किस प्रकार कब्जा किया, तो इसका उत्तर लिखेंगे जो रियासतें सहायक संधि को मान लेती थी उसे अपने स्वतंत्र सेना का कोई अधिकार नहीं रहता था और उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। तो सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को क्या देते थे, वो लोग पैसा देते थे। अगर भारतीय शासक रकम देने से चूक जाते तो जुर्माना के तौर पर उनका इलाका कंपनी के कब्जे में हो जाता था। इस प्रकार भारतीय जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पे कब्जा किया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे। टीपू सुल्तान ने 1785 में अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरों को जो काली मिर्च और इलायची मिलती थी उसके निर्यात को भी रोक दिया और अस्थायी सौदेगरों को कंपनी के साथ व्यापार करने से भी उन्होंने रोक दिया। इस कारण अंग्रेज टीपू सुल्तान से आग बबूला हो गए और 1799 की लड़ाई में श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान मारा गया। ओके बेटा, ये दो क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा, यहाँ पे तीसरा है, अगर टीपू सुल्तान से ये नहीं, ये तो हमारा दूसरा ही था। अब देखते हैं मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे और ये किस प्रकार से शासित था। मराठा संघ के प्रमुख राजवंश सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले थे। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इसका मुख्य शासक होता था और ये पुणे में रहता था। क्लियर बेटा तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारा बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी के मराठों को किस प्रकार से अधीन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार युद्धों में मराठों को हराकर उन्होंने अपने अधीन किया। पहला युद्ध 1782 में हुआ जिसे सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। दूसरा युद्ध 1805 में हुआ जिसमें उड़ीसा और यमुना की जो नगर थे वो सभी भूभाग अंग्रेजों के इलाके में आ गए। और तीसरा युद्ध 1819 में हुआ जिससे पूरी ताकतों को मराठा की जो ताकत थी उसको पूरी तरह अंग्रेजों ने कुचल दिया था। तो सभी प्यारे बच्चे इस वर्कशीट को अच्छे से अपनी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में करते हुए और अपने एसएसटी वाले टीचर से चेक कराएं। ठीक है बेटा, और ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती तो सभी बच्चे इसे अच्छे से कॉपी में साफ साफ अच्छे से राइटिंग में करेंगे। और बेटा ये वर्कशीट जो 4 क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद भी कर लें। और बेटा सभी बच्चे अपना ख्याल रखें, कोविड-19 बीमारी चल रही है। टेक केयर, आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।